साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जालडा जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम विनेश को तो लेंगे ही, क्योंकि कल 57 केजी के अंदर अमन शेरावत ने जब पता चला कि उसका भार 61 केजी से ऊपर हो गया है और 4 किलो 600 ग्राम ओवरवेट था और 10 घंटे में उसने जो रिकवर कर लिया। अपने जो भी फिजियोथेरेपिस्ट थे या उसकी टीम थी, जो उसके वो थे, उन्होंने। और वहीं दूसरी तरफ विनेश के 2.7 यानी कि 100 ग्राम में फिर भी देश का तिरंगा लहराना रह गया और मेडल चला गया और एक पूरे वर्ल्ड चैंपियन का खिलाड़ी अपनी खेल को शहादत दे गया। अब आपको इसमें नज़र आती है कहीं साजिश, भले ब्यूरोक्रेसी की हो, भले ही सरकार की गलत पॉलिसी की हो, भले ही ब्रिजभूषण सिंह के 12 आदमी जो भंग किया हुआ फेडरेशन उसको गवर्नमेंट भेजती हो, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उसके साथ हुआ है। और हमारा दिल क्या, देश का 100% नहीं तो 90% दिल किसी का नहीं मानता है, 10% है, मर्जी है आपकी। एनी हाउ, ये तो आपने देख, अमन शेरावत ने मतलब ये वज़न कम करके जो उसने 10 घंटे के अंदर 4 किलो 600 ग्राम कम कर दिया, तो ये उसकी टीम को क्रेडिट जाती है। ऐसे ही इसके साथ भी टीम थी, लेकिन अब हड्डी रोग विशेषज्ञ क्या जाने कि डाइटिंग क्या करनी है, वेट कम कैसे करना है। हड्डी तो इन्होंने घुटना था तो इसी डॉक्टर ने विनेश का ऑपरेशन किया था। एनी हाउ, जो भी है, जिनको नज़र ना आए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, और जिनको नज़र आए तो सिवाय अफसोस के अपने पास कुछ है भी नहीं। अब हम आते हैं अपने असली मुद्दे के ऊपर। दोस्तों, कई दिन पहले जंतर मंतर के 13 महीने के धरने के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा था कि पैसों का बहुत बड़ा घपला हुआ है, और पिछले 10 दिन से वो पैसों का घपला शांत हो गया, शांत, बिल्कुल पाताल में चला गया। कोई चोर है ही नहीं, कोई चोर ही नहीं है। और नहीं तो इतने बड़े बड़े चोर थे जो लाखों करोड़ों पता नहीं कितने के इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन कोई चोर नहीं है। ठीक है ना? ना पंजाब के चोर, ना राजस्थान के राठौड़ साहब चोर, ना नलिन कपिल चोर, ना अपने सुखदेव सिंह साहब चोर, ना गोपाल चोर। यानी कि चोर तो किसी ने बोला ही नहीं था, एक ही आदमी ने बोला था। और उस चोरी के लिए कम से कम 20 वीडियो बने थे, 20 वीडियो। और उसके पास में कम से कम 1,30,000 या 40,000 के फॉलोअर थे, और सब ने भर के देखा है। तो उनमें से कोई नहीं है जो ये कह सके आओ जंतर मंत्र के ऊपर फैसला करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हमारी ओआरओपी 3 आ रही है, ओआरओपी 3 आ रही है और उस पर इफेक्ट होगा। अगर ये सब कुछ करके हम आगे बढ़ते हैं तो ओआरओपी 3 पे हम प्रेशर बना पाएंगे। नहीं तो जैसे 7 पे कमीशन के रिकमेंडेशन के 50% के बाद में 50% ये बेसिक में मर्ज होगा, तो उस टाइम 46 + 4 50% से ऊपर नहीं गया। अब 3 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ना नहीं है, वो कंज्यूमर इंडेक्स ने बता दिया है। तो अब 53 होगा। अब यहाँ पर सरकार के पास में क्या ऑप्शन है कि 1 जुलाई से ही तो ओआरओपी 3 लागू हो रही है, 1 जुलाई से डीए लागू हो रहा है। क्या सरकार पहले 7th पे कमीशन का ऑर्डर मान के 50% मर्ज करेगी या पहले डीए डिक्लेयर करेगी? अगर पहले डीए डिक्लेयर करेगी तभी तो वो 50 से ऊपर जाएगा। तो नेचुरली सरकार पहले डीए डिक्लेयर करेगी, उसके बाद में
50% मर्ज करने की सोचेगी। लिख लेना ये काले पेन से, ब्लू पेन से, लाल पेन से, हरे पेन से लिख लेना कि पहले डीए डिक्लेयर करेगी तभी 50 से ऊपर होगा, और जब 50 से ऊपर होगा तभी वो मर्ज होगा। और जब वो मर्ज होगा और मर्ज होने के बाद में जब आपको ओआरओपी मिलती है, यानी कि अब आपके पास में एक ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि अगस्त निकल जाएगा तो 1 जुलाई से आपको डीए तो देना ही पड़ेगा। और जब आप हमारे को ओआरओपी 3 दे रहे हैं तो 1 जुलाई को डीए 53 हो गया है, तो पहले आप 50% मर्ज कर दो, मर्ज करो पहले बेसिक में, और मर्ज करके फिर आप हमारे को ओआरओपी 3 दो। नेचुरली अगर नेचुरल जस्टिस कहता है तो भी यही कहता है कि डीए लागू होगा तभी 50% से ऊपर होगा, और जब ऊपर होगा तो अब 53 से ऊपर होगा तो पहले उसको मर्ज करो। मर्ज करके जब आप अगस्त से आगे आ गए हो तो 1 तारीख से हमारे को अपने ओआरओपी लागू है, तो 1 तारीख से ही आपको मर्ज भी करना है। तो ये काम सरकार करती है तो हमें 2 पैसे मिल जाएंगे, और नहीं करती है तो कुछ नहीं मिलना है। जो 5 साल का हर एक आदमी, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन की बात कर रहा हूँ भाई, अफसर की बात कोई नहीं करता तो मैं नहीं क्यों करूँ। तो वो सिर्फ अपने वो 5 इंक्रीमेंट अपनी अपनी रैंक के, और वो 5 इंक्रीमेंट से 50% आप जोड़ लो, बस ये आपकी बढ़ोतरी है। क्योंकि नहीं, पिछले 5 सालों के अंदर कोई अलाउंस, कोई बढ़ोतरी ऐसी कोई है ही नहीं जो आपकी बेसिक में शामिल हुई हो। आपकी बेसिक में शामिल हुआ है ओनली आपका डीए जो आपको देते हुए आ रहे हैं, तो उसका कोई प्रश्न है नहीं। ओनली आप जो पूर्व सैनिक है वो इंक्रीमेंट से वंचित है। तो जो सर्विस वालों को इंक्रीमेंट लगा पिछले 5 साल में अपने अपने रैंक का, उसका 50% ले लो और आपका ओआरओपी हो गया। हाँ, ये 50% अगर मान लो लागू होता है, पहले मर्ज कर देते हैं तो फिर बाद में थोड़ा सा डीए बढ़ के हमारे को कुछ पैसे मिल सकते हैं। ये हो गया। अब हम कहते हैं कि भाई क्यों, जब डिफेंस मिनिस्ट्री में तीनों सेनाएं आते हैं तो आप आर्मी का ही मतलब मिनिमम क्यों लेते हैं? तीनों सेनाएं हैं ना भाई। आर्मी का तो 15 साल, एयरफोर्स नेवी का बॉन्ड 20 साल का। 20 साल से पहले चाहे एनसीओ, जेसीओ कोई भी आ गया है, चाहे सिपाही आ गया है, 20 साल से पहले आ गया, वो तो प्रीमेचर में आ गया, उसको तो कुछ मिलना नहीं है, उसको तो कुछ मिलना ही नहीं है। 20 साल से पहले एयरफोर्स नेवी से कोई आ गया है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। और अब यहाँ फंसे कैसे ये एयरफोर्स नेवी वाले कि पेंशन सर्विस इनकी भी 15 साल ही है, बॉन्ड 20 साल का है। अब ये 5 साल में जो बंदे निकलते हैं तो वो बंदे सीधे ही आउट ओआरओपी से, क्योंकि वो प्रीमेचर में आ जाते हैं। अब आर्मी का क्या है कि भाई लेफ्ट नायक तो हमारी कोई रैंक नहीं है, तो नायक, हवलदार, नायकदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, यानी कि 22, 24, 26, 28 और 32, ये हमारी रैंक सर्विस है, ना कि हमारी ग्रांटेड सर्विस है। जिसको रैंक मिली उसी को वो मिलेगा। अगर वो प्रीमेचर चला भी गया है तो आप उस रैंक की जो पेमेंट बनती है वही दो। प्रीमेचर क्यों करते हो आप उसको? सोचने वाली बात है। ये भी जब हम उठाएंगे नहीं तो मर्जी है, कोई नहीं सुनने वाला। अब हम करते हैं 20 साल से ऊपर वाला। तो नेवी और एयरफोर्स के अंदर 20 साल से ऊपर नायक से लेके सूबेदार मेजर तक, ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट तक, ऑनरी कैप्टन तक, जो नायक से लेके वहाँ तक। नेवी एयरफोर्स में 57 ईयर्स तक ये लोग कर सकते हैं नौकरी, यानी कि 20 साल के बाद में फिर 6 साल, बाद में 3 साल, 3 साल, इस तरह से अपना एक्सटेंशन देते जाते हैं और 57 ईयर्स तक ये नौकरी कर सकते हैं। तो अब अगर ये लेना है, एवरेज लेना है, मिनिमम एवरेज लेना है, तो आप एयरफोर्स का क्यों नहीं लेते? क्योंकि एयरफोर्स का सूबेदार मेजर 9 साल तक करता है,
नेवी वाला 9 साल तक करता है, ठीक है ना। 20 साल से अगर कोई एनसीयू किया, हवलदार ने किया मान लो, या नायबदार ने किया, सूबेदार ने किया है, तो 20 साल के बाद में 57 साल तक कितनी होगी उसकी? 20 साल के बाद में 57 साल तक 37 साल। तो 37 साल का एवरेज लो ना आप उन बंदों का, तो 2 पैसे उनको भी मिलेंगे और आर्मी वालों को भी कुछ मिलेंगे। आर्मी का लोगे तो कुछ नहीं, क्या मिलेगा? एयरफोर्स नेवी का जो 57 साल करके आया है सूबेदार मेजर, यानी कि मास्टर वारंट ऑफिसर, जो अकॉर्डिंगली उसका समकक्ष नेवी का और आर्मी का सूबेदार मेजर, तो 32 में आ गया। या जो +2 वाला छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, 32 में आ गया वो। अब 32 में आया तो उसको तो 4 साल की नौकरी थी सूबेदार मेजर की, तो 4 इंक्रीमेंट। अब उसका मिनिमम लोगे आप 23 का, तो एयरफोर्स नेवी वाले को तो कुछ मिलेगा नहीं। मेरे ही एक साथ साहब हमेशा ही डिस्कशन करते रहते हैं, वो साहब 3rd पे कमीशन, जो 3rd अपना ये आ रहा OROP, अभी भी 1st और 2nd में वो पेंशन आ गए थे। वो मास्टर वारंट ऑफिसर HLF से आए, ऑनरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट से आए हैं। तो वो बोलते हैं भाई जडेजा साहब, अभी भी 2 के बाद में भी मैं आपसे 2700 रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ। मैं ऑनरी कैप्टन हूँ, वो सूबेदार मेजर ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है हम दोनों ही। तो अब वो मेरे से 2700 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। तो अगर आर्मी के हिसाब से अगर अपना मिनिमम लेंगे तो मेरे को तो तीसरे में भी कुछ नहीं मिलेगा, ना उनके एनसीयू को मिलेगा, ना उनके जेसीयू को मिलेगा। आर्मी वालों को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा, क्योंकि वो उसके नीचे रेंज में आ जाते हैं। एयरफोर्स नेवी फिर भी वाश है तीसरे में भी, लिख के ले लो। अगर उनका एवरेज लेते हैं तो आर्मी वालों को अच्छा होता है, उनको भी कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करेगी नहीं, क्योंकि इस गवर्नमेंट को देना नहीं आता, लेना आता है, ठीक है ना। लेना आता है, आप तनख्वाह लेने से, तनख्वाह टैक्स कटवा के, और जब तक आप महीने के 30 तारीख तक जितना भी पैसा यूज करेंगे, सब के अंदर आपको सेल टैक्स है, स्टेट का सेल टैक्स है, आपका GST है, सब कुछ भी आपको हर चीज़ में देना है। और आपकी कमाई से लेके खर्चे को भी आपने टैक्स के साथ में देता है। तो ये हो गई आपकी OROP 3 मिल गई, आपकी टेबलें बहुत आई हुई है, और कई लोगों का पैसा भी आ चुका है उसके खातों में, मेरे पास फ़ोन आते हैं। अब हम आते हैं अपने अग्निवीर पे। 4 साल के बाद में बाहर आएंगे। एक पहला बैच गया, उसके 2 साल बच गए हैं। जब आप अपने ये सोशल मीडिया पे आप देखते हैं तो वहाँ एक वर्ड आता है आजकल, आप फ़ोन को जब खोलते हैं तो AI टेक्नोलॉजी। अब जब ये AI टेक्नोलॉजी आई है, अभी भारत के अंदर इसका प्रवेश हो रहा है, हुआ नहीं है, लेकिन ये जिस रफ्तार से बाकी देशों में फैली है, सबसे ज़्यादा ये अभी चाइना में काम कर रही है, चाइना में। और चाइना के बाद में ये बाकी देशों में होते हुए भारत तक पहुंचने में 1-2 साल लगेगा बस। जब AI को का मतलब फुल फॉर्म होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कोई भी मशीनरी के अंदर वो सेंस जोड़ देना, आपने वो इंटेलिजेंस का कंपोनेंट जोड़ देना है। और जैसे आप खाना खा रहे हो तो आपके पास अब वेटर नहीं आएगा, अब वेटर की भी नौकरी चली जाएगी, एक रोबोट आएगा, ठीक है ना। और रोबोट नहीं भी आएगा, आपकी टेबल नंबर है, यहाँ एक छोटा सा माइक होगा, उस माइक ने दबाया आपने और आपने अपना ऑर्डर दिया, वहाँ आपका ऑर्डर प्रिंट आउट हो गया, ठीक है ना। और प्रिंट आउट से सीधा वहाँ पहुँच गया, और वहाँ से आर्टिफिशियल चैन चलेगी, ठीक है ना। आपका खाना उस पर रख दिया जाएगा, आपके सामने आके ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। आपने खाना खाना है, सेकंड आपकी वैसी ट्रे आएगी, उस ट्रे के अंदर आपका बिल होगा, और उस बिल को पे किए बगैर आपका गेट खुलेगा नहीं। कि गेट के अंदर नीचे एक सेंसर होगा, गेट के नीचे, कि जो आपका बिल आया है वो जब आप पे करेंगे, ठीक है ना, पे करके आपका पेमेंट हो जाएगा, तो जैसे ही आप वह सेंसर के सामने दिखाएंगे तो आप बाहर जाएंगे, नहीं तो आप उसके अंदर ही रहेंगे, उसके अंदर ही रहेंगे। यानी कि वहाँ आदमी नहीं है अभी,
सब बना रहे हैं, आपको सर्वे हो रही है। किसान तक बीज छिड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने बीज का जो इक्विपमेंट भर दिया और उसको सेट कर दिया और आप अपना ट्रैक्टर लेके चल पड़ो, आपकी बुआई के पीछे बीज चल रहा है। निकालने के टाइम भी ऐसे ही एआई, सब सारा एआई काम करेगा। फिल्म डिवीजन में अभी पूरी यूनिट की ज़रूरत नहीं है, म्यूजिशियन की अभी पूरे वो 100 आदमी नहीं चाहिए, एक जो एआई को हैंडल करना जानते हैं। जैसे हमारा 7.62 mm का पहले एक फैक्ट्री हुआ करता था किरकी के अंदर, उसके अंदर 5000 का काम करते थे। क्या करते थे? 5000। जब ये 7.62 हमारे आर्मी से अब्सोल्यूट हुआ, इंसास आई, और मैं उस बैच में गया था स्टडी करने के लिए, तो उस बैच में ऑफिसर्स और जेसीओस थे, और वो हमारी करीब 2 महीने की ट्रेनिंग थी वो। तो जब हम उसके अंदर गए, इंसास वाले फैक्ट्री के अंदर, जितने भी जो 7.62 वाले जो लेबर थे उसी फैक्ट्री के अंदर, जो तो अभी बन नहीं रहा है, वो सारे लेबर पौधों के नीचे, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, कोई घास खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब अपना टाइम पास कर रहा है कि उसको बाहर नहीं निकाल सकते। और जब हम उसके प्लांट में गए तो पूरे प्लांट का क्षेत्र, ठीक है ना, 500 बाई 1 किलोमीटर का है, और उसमें 4 यूनिट लगी हुई है, जहाँ से मतलब फायरिंग कैप से लेके, कार्ट्रिज केस से लेके, और प्रोपेलेंट जोड़ने से, डालने से लेके, बुलेट लगाने से लेके, सीधा ही पैकेट में जाके प्रिंटिंग लॉट भी लिखने के बाद में सीधा ही वो H2A बॉक्स के अंदर जाके सेट हो जाता, और वो भी H2A भी आगे निकल जाता। फिर जाके क्रेट में पैक करने के लिए वहाँ 2 आदमी मैन पावर खड़े हैं, 2 इधर 2 उधर, 4 आदमी। इधर से रॉ मटेरियल डाल रहे 2 आदमी, और 2 आदमी उधर से मतलब बना हुआ बुलेट का सीधा आउट कर रहे हैं क्रेट। अब 5000 आदमी का काम 4 आदमी कर रहे थे। तो आप सोचिए कि जब ये हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, हमारे होटलों में, या जहाँ पर भी जिधर भी है, मैनुअल को सब एआई करेगा, तो भाई मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो युवा है आज जितने भी, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। और ये 100% हो रहा है। और आप विदेशों की परसेंटेज देखो, किस किस देश के अंदर कितने % पिछले 2 साल 3 साल में युवाओं को औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर निकाल दिया गया है। और प्रेशर आ रहा है अब बाहर के लोगों के ऊपर, अपने बंदे यहाँ मत भेजो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अग्निवीरों को कहाँ सेट करेंगे, ये कौन से फोर्स में करेंगे, कहाँ किधर करेंगे, क्योंकि एआई तो जब आएगी तो इधर भी आएगी, ठीक है ना। इधर भी लोडर लगेंगे एआई वाले, अपने आप गोला लोड होगा, ठीक है ना, अपने आप चैम्बर में जाएगा, अपने और टारगेट सेट करेगा, अपने आप फायर भी हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठा हुआ उस गन का ऑपरेटर चाहिए जो एआई ट्रेनिंग लेगा। तो साहब अब आप छोड़ दीजिए, बहस करनी छोड़ दीजिए। जब मैं अपने ग्रुप के अंदर जेसीओ जवानों को देखता हूँ अग्निवीरों पर लड़ते हुए, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यार हम अधिकारियों को ब्लेम दे रहे हैं कि वो ये प्लानिंग लेके आए हैं, तो फिर जब हम लड़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये क्या हुआ, हम भी तो शामिल ही है ना। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको खेल से लेके एआई तक ले आया। अब कल के वीडियो में और भी इससे भी अच्छी उन्नति की बातें हम करेंगे कि हम ORP को कैसे लें, कैसे सरकार में प्रेशर बढ़ाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।